नमस्कार, अनावती टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर एमपी के धार पहुंचे और पीएम ने बदनावर तहसील के मैसूला गांव में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। यहां खुली जीप में लोगों का अभिवादन किया, साथ ही राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के लिए सिंगल क्लिक पर राशि ट्रांसफर की। पीएम मोदी बोले कि हमारी सरकार फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन यानी कि 5F की थीम पर काम कर रहे हैं। धार के पीएम मित्र पार्क में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा कर लिया गया है। यहां रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और यहां से मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी। हम ऐसे 6 पीएम मित्र पार्क बनाने जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार का जोर बहनों बेटियों को सशक्त करने पर है। करोड़ों बहनें मुद्रा लोन लेकर नए उद्योग लगा रही हैं। सरकार 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में भी जुटी है। तो वहीं पीएम ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 4.5 करोड़ गर्भवती महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है। 19,000 करोड़ से ज्यादा राशि मां और बहनों के खाते में पहुंच चुकी है। सभी 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को मदद भेज दी गई है। 4 करोड़ से ज्यादा रुपए उनके खाते में जमा हो चुके हैं और पीएम ने मध्य प्रदेश में ही सिकल सेल स्क्रीनिंग का एक कोरेनवा कार्ड भी वितरित किया है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार पहुंचे और ऐसे में पीएम मोदी का संबोधन महिलाओं पर केंद्रित रहा। महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी गई है। महिलाओं को इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर के साथ सृजित होंगे और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, एमपी के धार में पीएम मोदी ने कहा कि यह नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता। हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। और अब चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की क्या विशेष बातें रही, इसे किस तरह से देखा जाए। पीएम मित्र पार्क का जिस तरह से आज शिलान्यास किया गया है, मध्य प्रदेश को सौगात दी गई है, इसे किस तरह से देखा जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, सीधा आपके पास आते हुए, आज मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है पीएम मित्र पार्क के रूप में, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो मध्य प्रदेश को सौगात मिली है, ये मध्य प्रदेश के विकास में एक प्रकार से नया आयाम है। मान करके चलिए कि मध्य प्रदेश की गिनती देश के 6-7 जो अच्छे कपास उत्पादक राज्य हैं उनमें होती है। हालांकि 2-3 राज्य ऐसे हैं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, उनमें मध्य प्रदेश से ज्यादा कपास होता है। लेकिन कपास की क्वालिटी मध्य प्रदेश की बहुत अलग है और अद्भुत है। और विशेषकर ये जो मालवा निमाड़ का क्षेत्र है जहां आज मोदी जी आए थे, इसके आसपास के 18 जिले ऐसे हैं जो कपास उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री लगने वाली है, इससे मध्य प्रदेश को 3 प्रकार का लाभ इसमें होगा। एक तो चूंकि ये जो लगने वाला है, ये एक प्रकार से विशाल एक इंडस्ट्रियल एरिया कपड़ा उद्योग का लगने वाला है। तो इसमें कपास का जो बिनौला है, कपास के बिनौले से कपास बनाना, उससे रेशा बनाना, उससे सूत बनाना और कपड़ा बनाना, रंगाई, पुताई, कटाई, डिजाइनिंग सब इसी कैंपस में होगी। तो उससे जो कहीं ना कहीं कपड़े की लागत उसमें बचत होगी और उसमें कहीं ना कहीं लगभग 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसको रोजगार मिलेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात जो है, पिछले कुछ दिनों से हमारे मालवा मध्य प्रदेश में जो कपास का उत्पादन कम हो रहा था, उसके बजाय अब किसानों को सीधा इसका लाभ मिलेगा और लगभग 6-7 लाख किसान ऐसे हैं जो कपास की खेती करते हैं, उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ एक जो दूसरी बड़ी बात और हमको इस क्षेत्र के खास तौर से मिलेगी, मालवा का ये जो क्षेत्र है, धार और उसके आसपास का, परमार राजा भोज का नाम तो प्रधानमंत्री जी ने लिया ही है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो सृष्टि के विकास में जितने पीछे तक जाते हैं, यहाँ परशुराम जी आए हैं, यहाँ इस क्षेत्र में कृष्ण जी आए हैं, सहस्त्रबाहु का क्षेत्र रहा है ये। तो वो जो कहीं ना कहीं हमारी विरासत रही है, वो जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं इसके आसपास बिखरे हुए हैं विरासत के, उनका कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण होगा। इस क्षेत्र में कपास और सूत की क्या बेहतर रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। इसी क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में महेश्वर को डेवलप किया था लोक माता अहिल्याबाई ने 250 साल पहले। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी सौगात है। और जो 6-7 पार्क, 7 पार्क बनाए जा रहे हैं, उसमें पहले पार्क का जो उन्होंने आधारशिला रखी है वो मध्य प्रदेश में रखी है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की दृष्टि में मध्य प्रदेश का भी महत्व है और स्वाभाविक रूप से युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा इसमें, और किसानों को इससे लाभ मिलेगा, महिलाओं को इसके लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश के विकास के आयाम में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा इस पार्क का, इस क्षेत्र का।
जी बिल्कुल रमेश जी, रोजगार को लेकर तो बातचीत की ही जा रही थी, इसी के साथ हर वर्ग को लेकर इस जो पार्क की आधारशिला आज रखी गई है, रोजगार को लेकर, महिलाओं को लेकर, खासकर महिलाओं पर फोकस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है उस पर रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं मनोज जी का। सर, पीएम मित्र पार्क को सरकार गेम चेंजर बता रही है, आपके हिसाब से आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या वास्तव में ये जो वस्त्र उद्योग है वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन जाएगा? निश्चित तौर पर शर्मा जी ने विस्तार से बताया, और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले अगर हम बात करें जो महेश्वर का जिक्र शर्मा जी ने किया है, तो जो महेश्वर की साड़ियाँ, एक बड़ी संख्या में वहाँ महिलाओं को उद्योग मिलता है, उसकी वर्ल्ड फेमस वो साड़ियाँ वहाँ की है। चंदेरी की हम बात करें, चंदेरी में हमने देखा है कि जो चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं उनकी एक अलग ख्याति है पूरी देश दुनिया में। हमारे मध्य प्रदेश का उसी इलाके का मालवा निमाड़ का बाघ प्रिंट है, जिसके बारे में हम वो भी एक उसकी हम कह सकते हैं कि एक बड़ी ख्याति है। लेकिन हो ये रहा था कि जो कपास की बात करूँ कि हमारे अच्छी क्वालिटी का कपास है, लेकिन हो ये रहा था कि हमारे यहाँ जो टैक्स है वो इतना ज़्यादा था कि जो मालवा निमाड़ में जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ थी बड़ी बड़ी, जहाँ कपास से धागा बनाया जाता था, वो धीरे धीरे करके वो बुरहानपुर, खंडवा, सेंधवा से शिफ्ट होकर महाराष्ट्र की ओर चली गई। इस पार्क के बनने से ये होगा कि लोकल का जो किसान है वो अपना जो उत्पाद है वो यहीं बेच पाएगा। जो जिनिंग मिले हैं जो किन्हीं कारणों से दूसरे राज्यों में चली गई थी वो वापस आएंगी, तो उस कपड़े की कताई, बुनाई और उसका धागा बनाने की प्रक्रिया वो एक ही जगह होगी। दूसरा होगा कि एक जो लॉजिस्टिक की एक बड़ी समस्या आती थी और जिसके कारण लागत बढ़ती थी कि मान लीजिए आपने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आपने कपास लिया, फिर वो कपास महाराष्ट्र गया, फिर वहाँ से उसका धागा बना, फिर वो मान लीजिए महाराष्ट्र गया, मध्य प्रदेश आया, कहीं और गया, फिर उसका कपड़ा बना, फिर कपड़े की स्टिचिंग कहीं हो रही है, कहीं उसकी दूसरे काम हो रहे हैं, फिर वो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता था। एक ही जगह ये पार्क होने से फ़ायदा होगा कि सारा प्रोसेस एक ही जगह हो जाएगा, तो जो लागत है बार बार ट्रांसपोर्टेशन की उसमें भारी कमी आएगी, और जब वो लागत कम आएगी तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सस्ता रहेगा, और जब सस्ता रहेगा तो निश्चित तौर पर वो मार्केट में कॉम्पिटिट करने के लायक हो जाएगा। क्योंकि अभी होता है कि बड़ा जो हमारा उद्योग है कपड़ों का, उसके सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बांग्लादेश है। कह रहे हैं बहुत छोटा है, लेकिन जो उनका गारमेंट इंडस्ट्री है वो दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। उसके बाद वियतनाम जैसे देश हैं, और जब से अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया है उसके बाद से हमारा कपड़ा उद्योग को एक खासा डेंट लगा कह सकते हैं। लेकिन इस निर्णय के बाद, इस पार्क के बाद जब कीमतें प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी तो एक नया बाजार मिलेगा, और उन देशों तक हमारे कपड़ों की सप्लाई हो पाएगी जहां अभी तक हम अछूते थे। अभी तक हम केवल 7 से 8 हज़ार करोड़ का कपड़ा उद्योग में हमारा उत्पादन योगदान है। इसके पार्क के बनने के बाद से होगा कि 15 से 17 हज़ार करोड़ का हो जाएगा उत्पादन। उसके बाद हमको जो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, लोकल स्तर पर जो रोजगार मिलेंगे, इसकी इतनी बड़ी संख्या में हम जब रोजगार मिलेंगे तो एक आसपास एक नई इकोनॉमी डेवलप होती है। और जो प्रधानमंत्री ने आज कहा भी है कि गर्व से कहूँ स्वदेशी जो चीज़ें खरीदने की बात है कि दुकानों पर बोर्ड लगाइए, तो लोकल फॉर वोकल जो हम देखते हैं कि लोकल में जो बड़े बड़े छोटे छोटे किराने की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, छोटे मेडिकल स्टोर है, स्कूल हैं, ये सारी एक नई इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। सब्जी की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं। तो जब बड़ी संख्या में किसी एक जगह पर मजदूर काम करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ एक तो अप डाउन करने वाले होते हैं, और कुछ होते हैं कि वो आसपास बस्तियाँ बसावट में बस जाते हैं। उसका एक नई इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि अगर 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो अप्रत्यक्ष ये आंकड़ा 50,000 भी जा सकता है, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टेशन जो जुड़े लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा निर्णय है मध्य प्रदेश सरकार का भी और प्रधानमंत्री का भी। बिल्कुल मनोज जी, और जैसा कि आपने कहा कि स्वदेशी अपनाने की बात जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार अब कर रही है, टैरिफ लगाने के बाद से ये पीएम मित्र पार्क की जो आधारशिला रखी है उसको अब इससे बल मिलने वाला है। और चलिए हमारे साथ रमेश जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह के जो पार्क हैं इनकी पहले भी इन तमाम चीजों की शुरुआत की गई, जैसे 2005 की अगर मैं बात करूं, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, लेकिन एक तरह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं बन पाया, निवेश को लेकर काफी ज्यादा कमी उस समय भी आई, तो जो सफलता जिसकी अपेक्षा की जा रही थी वो नहीं मिल पाई। ये जो आज योजना पीएम मित्रा पार्क की लॉन्च हुई है, ये उनसे कितनी अलग है, और इस बार जो निवेश को लेकर बातचीत की जा रही है सरकार के लिए भी बड़ा चैलेंज साबित होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो आज पार्क का शिलान्यास हुआ है, इस तरह के और 6 पार्क देश में और बनाए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कल्पना कर सकते हैं, भारत का जो वस्त्र व्यापार रहा है वो अंग्रेजों से आने के पहले भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहा है। आज वो ढाका बांग्लादेश में जो चला गया है, जिसका उल्लेख मनोज जी ने किया है, ये ढाका अंग्रेजों से आने से पहले और मुगलों के आने से पहले ढाका वस्त्र का
बड़ा केंद्र हुआ करता था। ढाका की मलमल आपने अगर सुना होगा तो बहुत प्रसिद्ध थी। तो स्वाभाविक रूप से उस मलमल के लिए कपास भी मध्य प्रदेश से जाता था। आप अगर देखेंगे 317वीं शताब्दी का 18वीं शताब्दी का भारत और मध्य प्रदेश, तो हमारे यहाँ से कपास, ये जो पूरी पट्टी है ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर के निमाड़ जो महाराष्ट्र को लगी हुई है, तो ये सारा का सारा कपास हमारे यहाँ से जाता था। लेकिन कई बार इसकी तरफ उपेक्षा की गई, इसकी तरफ हम जो निर्यातक थे उसके बजाय हम कपड़ों के आयातक हो गए, हम जापान से कपड़ा आयात करने लगे थे। तो स्वाभाविक रूप से स्वदेशी की तरफ थोड़ा कम ध्यान दिया। हालांकि गांधी जी ने स्वदेशी की बात कही थी। तो ये जो अभी मोदी जी ने नया नारा दिया है लोकल फॉर वोकल, तो उनका आज भाषण में भी लोकल फॉर वोकल रहा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, और फिर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक विशेष काम किया था। उन्होंने स्पार्क का जो ढांचा तैयार किया, उसके लिए उन्होंने बांग्लादेश भेजे थे अपने विशेषज्ञ कि वहां पर किस तरीके से बारीकी से वो कपड़ा बनाते हैं, ताकि यहाँ जो इंडस्ट्रियां लगेंगी अब आकर के उन इंडस्ट्रियों में वो कंपटीशन रहे। तो लोकल फॉर वोकल, इससे अब हम न केवल अपनी जरूरत पूरी कर पाएंगे, बल्कि हम अब निर्यातक जिस तरीके से पहले रहे हैं निर्यातक, यद्यपि हमारे यहाँ से कपड़ा अभी भी निर्यात होता है, लेकिन निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा होने लगा है पिछले काफी दिनों से। तो मैं समझता हूँ उसका रुकेगा। और इस पार्क की एक और विशेषता होगी, ये तीनों प्रकार के कपड़े बनाएगा। एक प्रकार से ये जो सादा कपड़ा होता है कपास का, इसके दूसरे साथ साथ जो ऑर्गेनिक कपड़ा भी बनता है कपास के साथ साथ, वो कपड़ा भी ये बनाएगा। तो ये जो तीनों, इसके साथ साथ कपास को कहीं ना कहीं वो जो एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है उसमें बदल करके, जो तीनों प्रकार की टेक्नोलॉजी है, उसका नाम इस समय मेरी जुबान से स्लिप हो गया, तो वो तीनों प्रकार की टेक्नोलॉजी से यहाँ कपड़ा बनेगा। ये कपड़ा क्योंकि लागत इसकी सस्ती होगी, तो लागत सस्ती होने से हमको तो सस्ता तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमको मूल्यों का कंपटीशन करना है, उस मूल्यों के कंपटीशन में भी हम इसमें खरे उतर पाएंगे। मैं समझता हूं इसमें विकास की एक बड़ी अद्भुत नींव है। इसमें केवल दो चीजों का ध्यान खासतौर से निवेशकों को रखना है। कई बार जो हमारे निवेशक आते हैं, जो इंडस्ट्री डालते हैं, इसमें इंडस्ट्रियां भी तीन प्रकार की डलेंगी। एक वो जो परंपरागत हमारे यहाँ कपड़ा बनता था वो इंडस्ट्री भी डलेगी, आधुनिक इंडस्ट्री भी डलेगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक नई इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री भी, तीनों प्रकार की इसमें इंडस्ट्री डलेगी। तो इसमें सरकार ने इस इंडस्ट्री डालने के लिए कई प्रकार के अनुदान और सहायता की भी राशि उन्होंने रख रखी है। इसके साथ साथ किसानों को वो जो एक विशेष प्रकार का कपास है जिसकी डिमांड हमारे कपास की डिमांड अमेरिका तक है, एक विशेष प्रकार का कपास है। हमारे कपास की क्वालिटी महाराष्ट्र और पंजाब की कपास से बहुत अच्छी होती है। तो वो उसके जो उत्पादक किसान है, वो उसके उत्पादक किसान निमाड़ क्षेत्र में है, तो निमाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं निमाड़ क्षेत्र के उन किसानों को भी सरकार सहायता देगी। इसमें एक इतनी सावधानी की बहुत आवश्यकता है समाज जागरूकता की, कि लोग सरकार की सहायता तक सीमित ना रह जाएं। उस सरकार की सहायता को जमीन पर अगर उतारेंगे तो उनका खुद का भी विकास होगा, मध्य प्रदेश का विकास होगा, और मैं समझता हूँ समाज की समृद्धि भी बढ़ेगी। बस एक लाइन और कहना चाहता हूँ, कई बार कोई यूनिट डलता है तो वो यूनिट डलता केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता। अब यहाँ पर ये एक बड़ा उद्यान या पार्क के रूप में जब डेवलप होगा, यहाँ पर कपड़ों की दुकान भी खुलेगी, समोसे की दुकान भी खुलेगी, यहाँ पर एसी फ्रिज की दुकान भी खुलेगी, कॉलोनियां भी बनेंगी। शून्य से लेकर बिंदु से लेकर विराट तक सारी आवश्यकताओं की उसमें पूर्ति होगी। सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। मैं समझता हूँ ये बहुत पहले होना था, जो अब हुआ है ये इसकी बहुत अच्छा इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की है। सरकार के साथ पूरा मिशनरी तंत्र और समाज तीनों की इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। जी बिल्कुल रमेश जी, जागरूकता की आवश्यकता भी है। और जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, मनोज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर जो 5F की थीम बताई जा रही है उस पर उन्होंने फोकस बनाए रखा, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। इस योजना को पूरा कर पाना कैसे संभव है, क्योंकि निवेश को लेकर भी यहाँ पर चुनौतियां हैं सरकार के पास, बुनियादी ढांचों को लेकर भी है और भूमि अधिग्रहण को भी लेकर भी है। तो क्या तय समय सीमा में, क्योंकि जो 7 पार्क बनने हैं, पहले पार्क की आधारशिला आज मध्य प्रदेश में रखी जा चुकी है, तय समय सीमा में ये योजना पूरी हो पाएगी? देखिए, एक मिशन गतिशील और तमाम सारे जो प्रोजेक्ट है वो सरकार की ओर से, उस पर इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाता है कि समय के अनुसार समय सीमा में ये काम हो सके। और जिन चुनौतियों का आपने जिक्र किया उससे हम कोई अछूते नहीं, ना ये हमारे लिए नहीं है।
क्योंकि उसके पहले शर्मा जी को भी याद होगा, मध्य प्रदेश में इंदौर की हम बात करें तो एक सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल हुआ करते थे, जिन्होंने इंदौर में राजकुमार मिल, भंडारी मिल, हुकुम मिल की स्थापना की। उन्होंने जूट की मिल को स्थापना की उस जमाने में कलकत्ता तक। देश भर में उन्होंने कपड़ा मिलों का स्थापना की, उज्जैन की मिल हो, ऐसी तमाम सारी मिलें उनके दौर में चलती थी। एक जमाने उस जमाने में कहा जाता था कि देश भर में, जो पूरे एशिया में कहा जाता था कि जो कपास का मूल्य की जो निर्धारण होता था वो सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल किया करते थे, और अंग्रेज भी एक ज़माने में उनसे लोन लिया करते थे, और अपने दौर में उन्होंने उन मिलों को अच्छी तरह से चलाया, हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिला। लेकिन समय के साथ ये हुआ कि थोड़ा सरकार की उदासीनता रही तत्कालीन, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के प्रति जो एक मोह रहता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ वो नई टेक्नोलॉजी लाए नहीं, तो समय के साथ साथ वो मिल पूरी बंद होती गई और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। आज भी कई मिल मजदूरों का लाखों रुपया मिलों पर बकाया है, उनमें से कुछ सरकार ने पहल की है तो कुछ मजदूरों को पैसा मिलना शुरू किया। उनमें एक जैसी मिल ग्वालियर की भी थी जो शर्मा जी ने जिक्र किया है, एक उज्जैन की विनोद मिल हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास उस समय नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, हमने किया नहीं था, लेकिन थोड़ा वो सरकार पर निर्भर है और थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी पर। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा है और जो सरकार का भी विजन है कि नई टेक्नोलॉजी बदलते दौर के साथ अगर आप बदलेंगे तो आप समय के साथ चल पाएंगे, वरना उस रोज में आप पीछे छूट जाएंगे। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, केवल कपड़ा उद्योग की बात नहीं कर रहा हम। आप देखिए, हम हमारे सेनाओं की हम बात कर लें कि अभी तक ये माना जाता था हम पूरी दुनिया से हथियार का निर्यात करते हैं, उसमें निर्भर थे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर किया हमने तो कुछ घंटे में हमने पाकिस्तान को हमारे स्वदेशी हथियारों से धूल चटा दी, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम हो, जो पूरी दुनिया में हम सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। तो इच्छा शक्ति भी हमारे पास है, मैन पावर हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास दृढ़ निश्चय है। तो जब अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास है तो कोई कारण नहीं बनता है कि हम इन चीज़ों में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जहाँ तक जमीन अधिग्रहण की आपने बात की है तो ये ग्रीन फील्ड एरियाज़ को चुना गया। ग्रीन फील्ड वो एरिया होता है जो सड़क मार्ग से दूर होता है, जहाँ पर यह दिक्कत नहीं आती है कि आपको भूमि अधिग्रहण में ज़्यादा रोड़े लगाने पड़ते हों। वो ऐसी जगह का चयन किया जाता है कि जहाँ 70 से 80% सरकारी ज़मीन उपलब्ध हो, ताकि ये ना हो कि काम शुरू आपने आज शिलान्यास कर दिया और जब काम शुरू होते होते 10 साल लग गए जब तक कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता। हमने देखा था पिछली बार मनमोहन सिंह सरकार के समय इसी प्रकार के सेज पार्क की बात की गई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई थी। मध्य प्रदेश में बड़ा हल्ला मचा था कि मध्य प्रदेश में 10 सेज इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई धरातल पर नहीं उतरा, क्योंकि कई जमीन अधिग्रहण में दिक्कत आई, कई सरकारों का विल पावर नहीं था, कई दूसरी दिक्कतें थीं। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि अभी जो ये आज शिलान्यास हुआ है इसके पहले 12,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव वहाँ के लिए मिल चुके हैं हमको अलग अलग जगह से। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वहाँ शिलान्यास के साथ काम शुरू भी हो गया है और शुरू भी हो चुका होगा, कुछ फैक्ट्रियों ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। बिल्कुल। तो निवेश को लेकर जो बड़ी चुनौती थी, हालांकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोहन सरकार लगातार इसको लेकर कॉन्क्लेव्स भी करा रही है और निवेश जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे। कोशिश की जा रही है कि कॉटन कैपिटल भी मध्य प्रदेश को बनाया जाए। ऐसे में रमेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी प्रदूषण को लेकर, क्योंकि बात जब की जाती है उद्योग जो फैक्ट्री है या कपड़े को लेकर जो बात की जा रही, कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर मैनेज कैसे किया जाएगा? क्या इन पार्कों में ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा? पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? नहीं, इस पार्क में जितने निवेशक हैं और जितने यूनिट डलेंगे उसमें ये टेक्नोलॉजी का पूरा उसमें उपयोग हो रहा है। वो विशेषकर खासतौर से जो फाइबर क्लॉथ बनेगा, क्योंकि वो शब्द आ नहीं रहा था, मनोज जी ने कहा तो मुझे फाइबर से ध्यान आ गया। तो खासतौर से जो फाइबर क्लॉथ बनेगा उसमें उन्होंने ये कंडीशन डाली हुई है जितने यूनिट डलेंगे, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के यूनिट, जीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया है उस पार्क में। जी हाँ, तो वो जो यूनिट डालने हैं तो उसमें कंडीशन डाली गई है, वो सारे यूनिट जो है वो पर्यावरण को संरक्षण की दिशा में उसको ठीक करेंगे। और फिर जितनी जमीन उन्होंने अभी सुरक्षित की है, शायद 2700 एकड़ या जितनी भी सुरक्षित की है, उसके अलावा भी जमीन यहाँ पर उपलब्ध मौजूद है। अगर आगे चल करके इसको विकास की विस्तार की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जमीन उपलब्ध है, सरकार की जमीन उपलब्ध है। वो फिर ऐसी जमीन उपलब्ध है जिसमें पहाड़ नहीं काटा जाएगा और ना पेड़ काटे जाएंगे। उसकी जो अभी बनाया है उसको डेवलपमेंट का तरीका बनाया है, मैं समझता हूं पर्यावरण को बिल्कुल ध्यान में रख के बनाया है। और एक बात और कह करके मैं बात को विराम दूंगा, कई बार हम अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में कम जानते हैं। जब महेश्वर का विकास किया था 250 साल पहले अहिल्याबाई ने, तब उन्होंने पर्यावरण का कितना ध्यान रखा था। उन्होंने ना तो पेड़ काटा था ना पत्थर काटा था,
उन्होंने लकड़ियां मंगाई थी और पत्थर जो खुले पड़े हुए थे वो पत्थर उठा करके उन्होंने बनाया था। तो हमारे यहाँ पर्यावरण का चिंतन बहुत प्राचीन काल से रहा है और उसी पर्यावरण के चिंतन इस पार्क में सरकार इसको ध्यान दे रही है। बस जो लोग इंप्लीमेंट जो लोग कर रहे हैं उनकी थोड़ी जागरूकता की उसमें बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल रमेश जी, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूकता की, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज सारी है, बस जरूरी है कि तमाम चीजों को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है। पीएम मित्र पार्क जिसने वस्त्र उद्योग को आज नई दिशा दे दी है। और देखिए ये जो पार्क है इससे सिर्फ रोजगारी सृजित नहीं होंगे बल्कि वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश को की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।